हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम देखते हैं जहाँ पे झनक जो होती है वह डायरेक्टली सबको बता रही होती है कि किस तरह से सृष्टि मुखर्जी ने उसकी ज़िंदगी उजाड़ दी। और उसके पापा जब मिले और सब कुछ वो सारी सच्चाई बताई कि किस तरह से सृष्टि मुखर्जी ने उनको फंसा दिया और वह अपनी बेटी ये लगातार मेरे पापा से मिलती रही। और जब वो प्रेग्नेंट हुई और जब मैं पैदा होने वाली थी तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया मेरे पापा के पास, और वह सिर्फ अपनी बेटी यानी अर्शी मुखर्जी को ही अपनाई, मुझे नहीं अपनाई। उसके बाद मेरे पापा ने मेरा अकेले पालन पोषण किया, सब कुछ किया। एंड फिर जैसे ही पापा मेरी ये सब बात बता ही रहे थे, अचानक से कुछ गुंडे जो कि शायद इनके ही वजह से आए रहेंगे और उन्होंने गोली चला दी और मेरे पापा की वहीं पर डेथ हो गई। मैंने ऑन द स्पॉट इस शहर में भी देखा अपने पापा को खोते हुए, जिस तरह से गोली 3-4 गोली उनके सीने पे लगी। और फिर हम ये जानते थे और पापा भी मुझसे बहुत प्यार करते थे, तो उन्होंने सारा प्रॉपर्टी मेरे नाम करके रखा था और मैं वह मुझे पता था। लेकिन इसी बीच में एक मेरे चाचा जी थे कालीचरण, लेकिन उनको इस बात का पता चल गया था, इसलिए वो मुझे धमकियाँ देने लगी इस बीच में कि अगर मैं वहाँ से घर छोड़ के नहीं गई और वो प्रॉपर्टी के पेपर पे मैंने साइन नहीं किया तो मेरी जान ले सकते हैं। मैं पूरी तरह से डर गई थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या नहीं। सर मैंने इन सब के बीच में अपना बहुत कुछ खोया है। उसके बाद मुझे समझौता करना पड़ा। मुझे लगा मेरा यहाँ से चले जाना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे मेरे पीछे बहुत सारे गुंडे पड़े थे। फिर वहाँ से मैं किसी तरह जान बचा के मैं गुजरात की किसी कक्ष परिवार में रहने लगी, जो कि टिपिकली गुजराती थी। मैं वहाँ से अपना नाम भी बदल दी। मुझे लगा कि शायद मुझे कोई नहीं जानेगा, मैं अपनी पहचान बदल के यहाँ पे कुछ दिन रह सकती हूँ, मुझे मेरे सर पे रहने के लिए छत मिल जाएगा, जब मामला ठंडा हो जाएगा तो मैं वापस आ जाऊँगी। मैं वहाँ पे रही, लेकिन अचानक से सर जी वहाँ पे मिले। सर जी जो कि मैं जिसके घर में रह रही थी वो उनके दोस्त निकले। सर जी ने जब ये सब देखा तो वह समझ गए थे कि मेरी मजबूरी क्या है। उन्होंने इस बात का बिना खुलासा किया अपने दोस्त से ऐसे डिमांड किया कि मैं वो उनका दोस्त जो है वो मुझसे शादी कर ले। फिर मैंने ये प्रस्ताव को किसी तरह स्वीकार कर लिया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन सर जी जब देखे थे इस बात को तो हम मुझसे सब कुछ जान गए कि मैं किसी मुसीबत में हूँ। उसके बाद सब कुछ सही चल रहा था, मैं भी एकदम सही थी, खुश थी। फिर अचानक से देखते हैं कि वहाँ पे अर्शी दीदी आती हैं और जैसे वो मुझे देखती हैं वो इस सीन क्रिएट कर देती है और तमाशा बना देती है। वो सबके सामने बोल देती है कि मैं फ्रॉड हूँ और मेरा असलियत क्या है, मेरा असली नाम क्या है। जैसे वो बताती हैं उस घर में ऑब्वियसली कोई बात है कि मुझे अपनी बहू की अपनी शादी करने के लिए भी कोई रेडी नहीं होगा, और फिर मेरी शादी टूट गई। इन सब के बाद फिर मैं वहाँ से चली गई। मुझे लगा कि अब मुझे कहाँ जाना चाहिए। फिर मैं भागते तलाशते किसी तरह मैं मुंबई पहुँची, और मुंबई पहुँच के मैंने सोचा मैं अपने करियर की शुरुआत कर सकती हूँ। लेकिन वहाँ पे मुझे गलत एड्रेस पे भेज दिया गया, जहाँ पे फिर से मेरे साथ कुछ एक गलत हादसा हुआ। मैं वहाँ पे एक ऐसे जगह पे पहुँच गई जहाँ का मुझे कुछ भी नहीं मालूम था कि मैं वहाँ रहूँगी तो रहूँगी कैसे। और यहाँ की बेइज्जती के बाद मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए भी नहीं रुक सकी, तो मैं वहाँ से भी चली गई। अर्शी दीदी ने ये सब बेइज्जती किया मुझे इस तरह से कि मैं बता नहीं सकती। मुझे नहीं पता उनकी क्या दुश्मनी थी, शायद उनको लग रहा था मैं उनके पति के बीच के रिश्ते में आ रही हूँ, इसलिए उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। उसके बाद जब वो औरत ने मुझे ऐसी जगह पे लेके गई जहाँ पे शायद कोठा था, टिपिकल लोग डांस करते थे, लड़कियों को बेचते थे। मुझे लगा मैं यहाँ से कैसे भागूंगी। फिर वहाँ की कुछ औरतों ने मुझे मदद किया वहाँ से भागने के लिए, क्योंकि मैं वहाँ पर रहना नहीं चाहती थी। मैं वहाँ से किसी तरह अपनी जान बचा कर निकली और मैं सही रास्ते की फिराक में थी कि मैं कब यहाँ से निकल के भाग जाऊँ और अपनी जान बचा लूँ। पर कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़ गए और वह मुझे दौड़ा लिए। मैं किसी तरह भागते दौड़ते हॉस्पिटल के सामने आके बेहोश हो गई। फिर वो लोग वहाँ से चले गए। उसके बाद एक नर्स ने मुझे एडमिट किया और फिर वो मेरा इलाज चला। फिर होश आने पर मुझे पुलिस ने अपने लोकल एड्रेस और लोकल लोगों के बारे में पूछना स्टार्ट कर दिया। फिर मेरे पास लोकल लोगों में किसी का भी एड्रेस पता नंबर नहीं था, लेकिन मुझे छोटौन का नंबर याद था और छोटान का नाम याद था। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं छोटौन को बुला लूँ, एक सिग्नेचर्स के लिए पुलिस को चाहिए था, इसलिए मैंने छोटौन को बुलाया। लेकिन जब छोटौन आया और उन्होंने देखा मेरी ऐसी हालत है तो वो मुझे अपने साथ घर ले जाने के लिए ज़िद करने लगे। मैंने लाख मना किया, क्योंकि उस घर में मुझे वापस नहीं जाना था। मैं बार बार उस घर से भागती रही, लेकिन मेरी किस्मत बार बार उस घर से ही जाके जुड़ती रही। और वो लोग इतने अच्छे थे कि वो मेरे दुख दर्द को देख के मुझसे बिना सवाल किए वो अपने घर में लेके गए और अपने साथ रखा। मेरा इतना ख्याल रखा, अपनी बेटी के जैसे वहाँ पे रखा और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया। लेकिन इसी बीच अर्शी दीदी मुझे देखती हैं और उस टाइम वो प्रेग्नेंट थी। वो करीबन 2-3 महीने की प्रेग्नेंट थी और वो बोलती कि मैं उनके बच्चे का ख्याल रखूँ जब तक उनका बच्चा डिलीवर नहीं हो जाता। मैं इस बात को मान गई और मैं वहाँ पे एक बाई के जैसे काम करने लगी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर अचानक छोटौन की शादी के दिन उनकी प्रेगनेंसी का वो होता है सर, और उसके बाद घर वाले सब कुछ उस शादी की तैयारियों में बिजी थे। तो सर जी और मैं ही ये सब कुछ देख रहे थे। सर जी हालांकि 2 दिन से ऑलरेडी हॉस्पिटल में थे और
प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन की वजह से सीधी सीढ़ियों से गिर गई थी, जहाँ पे बच्चे का तुरंत सीज़र करने बोल दिया गया था। तो सर जी फ्रेश होने यानी अपना कपड़ा चेंज करने के लिए वो घर पे चले गए थे और सब कुछ मैं जैसा कि वहाँ पे देख रही थी। लेकिन मुझे कभी भी किसी भी डॉक्टर या नर्स ने कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया था सर। तो मैं किस तरह से किसी को बताती, मुझे कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी। मुझे बस बोला गया कि बच्चे की सर्जरी करनी है और बच्चा और जो भी है वो मुझे कुछ बताया नहीं गया था। एंड जब तक मैं आती हूँ पता चलता है बच्चा मर गया, जो कि मेरा दिल नहीं मान रहा था। मुझे लगा कि मैं जाके उस रूम में चेक करती हूँ, जो कि बच्चे की शक्ल कहीं ना कहीं मुझे अर्शी दीदी और सर जी की शक्ल से मिल रही थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ, इसलिए मैं चली गई बच्चे को देखने और मैंने कुछ भी नहीं किया। सर जी मेरी पूरी कहानी है। तभी यहाँ पे जज साहब बोलते हैं इस कहानी से किसी को ऐतराज है, कोई कुछ कहना चाहता है। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती है हाँ मुझे कुछ कहना है। उसी बीच में हम देखते हैं कि निमी भी बोलती है हाँ मुझे भी कुछ कहना है। यह देख के जैसे शुभो के होश उड़ जाते हैं। शुभो बोलता है कि निमी व्हाट इज दिस बिहेवियर, मैंने पहले बोला तुम शांत होकर बैठो, तुम ये सब क्या करो, तुम किन मामलों में पढ़ रहे हो। लेकिन निमी जो होती है यहाँ पे वो अपने डैड की बात नहीं सुनती है। जज साहब बोलते ठीक है एक काम करिए पहले आप ही आ जाइए, और वह निमी को बुलाते हैं। उसके बाद निमी जाती कटघरे में और वो बोलती है कि सर थैंक यू मुझे यहाँ पे बोलने के लिए मौका दिया गया। मैं कुछ कहना चाहूँगी। झनक के साथ झनक ने जितना भी कहा सर सब एक एक शब्द सच है। झनक के साथ सच में बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, खास करके मेरे मम्मी पापा और जिसने इल्ज़ाम लगाया है मेरी भाभी अर्शी भाभी, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा गलत किया है झनक के साथ। झनक पहले दिन से इस घर में टॉर्चर हो रही है और वी नो कि मेरे दादा यानी अनिरुद्ध दादा जो हैं उनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है झनक के लिए, और वो होना भी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं झनक से उनकी शादी हुई थी और वो इसलिए सॉफ्ट कॉर्नर क्योंकि वो नहीं चाहते उसके साथ गलत हो। लेकिन पहले तो सर मैंने भी उसके साथ कुछ गलत किया, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो तो मेरी एज की लड़की है जिसकी कोई गलती नहीं। वो हमेशा लोगों का अच्छा करने जाती, लेकिन उसके साथ हमेशा गलत होता चला गया है। कभी अर्शी भाभी ने अपना फ्रस्ट्रेशन उतारना चाहा, कभी मेरे मॉम डैड ने। अभी तो उसको घर में आधे लोग चाहते नहीं रुके, इसलिए वो लोग गलत इल्ज़ाम लगाएंगे बच्चे के जाने में। और मुझे नहीं लगता कुछ करने में झनक का कोई हाथ रहेगा सर। मैं एक लड़की होने के नाते मैं उसके सारी फीलिंग्स बता सकती हूँ। झनक एक अच्छी लड़की है और सर वो ऐसे फैमिली से बिलोंग करती हैं, वो ये सब करने के बारे में सोच भी नहीं सकती हैं। तभी यहाँ पे वकील बोलते हैं कि सर इससे ज़्यादा और हमें सबूत क्या चाहिए, ऑलरेडी ये झनक के साथ मतलब उस घर में रहने वाले ने बोल दिया है। उसके बाद वो झनक को निमी को जाने बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे अर्शी को बुलाया जाता है। तभी अर्शी से बोला जाता है आपको कुछ कहना। अर्शी बोलती है हाँ मुझे लगता है कि मेरे बच्चे के खोने में ये झनक का हाथ है। अगर झनक उस टाइम हॉस्पिटल वालों जैसे इन्फॉर्म करते हो घर को बता देती तो शायद आज ये सीन क्रिएट होता ही नहीं, मेरा बच्चा मेरे साथ होता सर। इसलिए झनक उसके लिए जिम्मेदार है। झनक के सुन के पूरी तरह से शॉक हो जाती है, सोचती है कि अभी भी अर्शी उसको गुनहगार समझ रही, जो चीज़ उसने किया ही नहीं है। तभी वकील साहब बोलते ठीक है आपको ऐसा लगता है तो कहीं ना कहीं सच होगा। एक काम करिए आप जो है अपने स्थान पे बैठिए। मैं अब इस केस के एकदम मुख्य सवाल को बुलाना चाहूँगा जो इसके मेडिकल साइंस से रिलेट करते हैं, यानी डॉक्टर जी सर्जन जिन्होंने ये सर्जरी की थी और इस बच्चे को होने में उनका पूरा हाथ था। तभी वो बोलती हैं कि तभी यहाँ पे वकील पूछता है कि आपको लगता है कि झनक को इन्फॉर्म ना करने या झनक अपनी फैमिली में इसके वजह से बच्चा गया। डॉक्टर बोलती है पूरी तरह से गलत है, झनक पे इस तरह से इल्ज़ाम लगाना नहीं। इनफैक्ट जिन लोगों ने झनक पे इल्ज़ाम लगाया है हॉस्पिटल वाले और आधे स्टाफ ने, वो तो आए ही नहीं, वो तो इस केस से ही मुकर गए। तभी यहाँ पे जज साहब पूछते हैं ये क्या सीन है, ये माजरा मुझे नहीं समझा। तभी वकील बोलता है कि सर जिन हॉस्पिटल के स्टाफ और नर्स ने बोला था अभी वो मना करें, वो लोग इस केस में पढ़ना नहीं चाहते। जज बोलता है ये तो पूरा बेबुनियाद केस है, फिर इस केस का रहने का कुछ मतलब ही नहीं। जो इल्ज़ाम लगाए वो खुद ही नहीं आना चाहते हैं, ये तो पूरी तरह से नकारा केस है। उसके बाद अनिरुद्ध बोलता है सर मुझे भी कुछ कहना है। उसके बाद अनिरुद्ध को बुलाया जाता है, जहाँ पे अनिरुद्ध जो होता है वो झनक का पूरा साइड लेता है और वो बताता है कि सर झनक ने जितना भी कहा सही कहा। जैसा कि डॉक्टर साहब से आपकी बात हुई, डॉक्टर साहब ने भी बोला कि वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि ऑलरेडी ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तो बच्चे को बचा पाना मुश्किल ही था। तो और जो भी हुआ इसमें झनक की कोई गलती नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है मैं इस बच्चे का पिता हूँ और मैं हर बात से मुकर रहा था, मैं बार बार इनकार कर रहा था कि झनक ऐसा नहीं कर सकती, पर मेरे घर वाले में खास करके मेरी बीवी ने ये बात नहीं सुनी और ये सारा अप टू डेट जो है मैं पुलिस को भी बताता रहा, बट पुलिस ने भी मेरी बात नहीं सुनी। इवन तक इन्वेस्टिगेशन कमिश्नर साहब को बिना चार्जशीट दिखाए गए बिना ही अदालत में फाइल कर दी गई। आप चाहिए तो मेरे साथ जो सब इंस्पेक्टर हैं उनसे भी पूछ सकते हैं इस पूछताछ में, सर आपको सारा सच्चाई पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अनिरुद्ध जाता है और यहाँ पे छोटा कहता है अनिरुद्ध तुम संभाल लो, जज साथ सब कुछ सुन रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है जो कि कमिश्नर के असिस्टेंट रहते हैं, उनसे पूछताछ की जाती है। वो बोलते हैं हाँ सर मुझे अभी इसका तो अलग इन्वेस्टिगेशन करना है, लेकिन हाँ इस केस से हमको दूर रखा गया और हमें कुछ भी सही अपडेट नहीं किया गया। जब हम इस केस को देख नहीं पाए तो उन लोगों ने चार्जशीट कोर्ट में जमा कर दी जो कि पूरी तरह से अनएथिकल था। उसके बाद यहाँ पे जज साहब बोलते हैं झनक को कि तो आपको कुछ कहना है इस सिलसिले में। झनक बोलती है कि सर मेरी जो भी कहानी थी मैंने आपको बता दी, अब डिसीजन आप करेंगे,
लेकिन हाँ ये सच है सर, मैंने बच्चा नहीं छुड़ाया, मैंने बच्चे के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। उसके बाद जज साहब कहते हैं बिना किसी ठोस सबूत के ऐसे करने पे झनक को मंजूरी दी जाती है और उसे रिहा किया जाता है और यह केस को डिसमिस किया जाता है। झनक काफ़ी खुश हो जाती है और आखिरकार न्याय की जीत होती है। उसके बाद अनिरुद्ध जाता है और झनक से कहता है कि झनक बस बहुत हुआ, अभी तुम्हारा सफ़र खत्म हो, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कोर्ट के बाहर, अब तुम मेरे साथ चलोगी, हम लोग इस शहर छोड़ के चलेंगे और तुम मेरे साथ रहोगी, हम अपना एक लाइफ स्टार्ट करेंगे। यह सुनकर झनक पूरी तरह से शॉक हो जाती है, अर्शी के होश उड़ जाते हैं। लेकिन झनक जैसे अनिरुद्ध के मुंह से सुनती है, वो सोचती है वो आखिर क्या करें। वो खुद सर्जी से दूर होना चाहती है, वो किसी का हंसता खेलता परिवार नहीं उजाड़ना चाहती, और अर्शी दीदी का पति छीन के और ऑलरेडी उसका बच्चा छीन के वो खुश कैसे रख सकती हैं। झनक के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे और झनक सोच ली थी कि नहीं, अब अगर वो पीछे मुड़ के जाएगी तो अनिरुद्ध उससे ज़बरदस्ती बोस हाउस ले जाएगा जहाँ पे वो रहना नहीं चाहती है। इसलिए वो सोचते हैं कि सॉरी सर जी, ये हमारी लास्ट मुलाकात रहेगी और अब मैं नहीं आऊँगी, ऐसा कि। उसके बाद पुलिस बोलती है कि झनक को हमारे साथ जाना पड़ेगा, कुछ फॉर्मेलिटीज़ है, ठीक है, अभी आप नहीं ले जा सकते। तभी हम देखते निमी आती है झनक से बोलने के लिए, सॉरी झनक, मैंने तुम्हारा उस टाइम साथ नहीं दिया। झनक बोलती थैंक यू निमी, तुमने इतना साहस करके बोला, मेरे लिए उतना ही बहुत है। निमी बोलते इट्स ओके, मैं भी एक लड़की हूँ, अपने लिए तो इतना स्टैंड ले ही सकती हूँ। अनिरुद्ध बोलता है झनक मैं तुम्हारा वेट करूँगा बाहर, प्लीज़ तुम जल्दी से आ जाना। उसके बाद हम देखते हैं झनक को पुलिस लेके जाती है और अनिरुद्ध और सारी फैमिली जो थे बाहर जाके वेट करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे बिपाशा जो थी उस लड़की को पूरी तरह से अगवा कर रही होती है और सब कुछ बता रही होती कि कैसे झनक को ठिकाने लगाना है, कैसे लेके जाना है। तभी वो बोलती झनक आ ही रही होगी, मैं जैसे तुम्हें इशारा करूँगी तुम्हें वैसे प्लान के हिसाब से अकॉर्डिंगली तो रेडी हो जाना है, ठीक है। उसके बाद बिपाशा जो थी जाती है नाटक करके झनक को गले लगाने का दिखावा करती है और उसे दिखाती है कि वो उसके लिए कितना सिंपैथी कर रही है और कितना प्यार करती है। झनक बोलती बिपाशा दीदी आप यहाँ पे, बिपाशा बोलती मैं देखो तुम्हारे लिए कार भी खड़ी है और देखो मेरा कजिन भाई आया हुआ है, वो मेरा छोटा भाई है, अक्सर वो हमारे पड़ोस में ही रहता था, तो मम्मी अक्सर बीमार रहती है ना, तो अपना डिपॉजिट वगैरह भाड़ा वगैरह वही लेने जाता, तो विश्वास के योग्य है, तो उसके लिए तुम चिंता मत करो जनक, तुम्हें अच्छे से जाके ड्रॉप कर देगा वो जो एड्रेस है। जनक बोलते थैंक यू भी पैसा दे दी, वैसे भी इस शहर में रहने के लिए 2-3 दिन तो मुझे कोई ठिकाना चाहिए इस शहर से निकलने के लिए, तो मैं वहाँ पे 2-3 दिन रह सकती हूँ। बिपाशा बोलती है और क्यों नहीं रह सकती, और इससे ज़्यादा मेरे से कुछ मदद हो पाए तो वो भी बताओ। उसके बाद बिपाशा बोलती 1 मिनट रुको, मैं उसको बुला देती हूँ, तुम मिल जाओगी। ये फरहान है, भाई लगता है फरहान, ये झनक दीदी हैं, हाँ इनका अच्छे से ख्याल रखना, इनको एड्रेस पे भेज देना, जो रूम है हमारा वहाँ पे भेज देना, ठीक है। तभी यहाँ पे झनक बोलती थैंक यू सो मच बिपाशा दीदी, आप मेरे लिए इतना सोचती हैं, मैं समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे शुक्रिया अदा करूँ। तभी बिपाशा बोलती देखो झनक, तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो मुझसे जितना हो पाए, लेकिन अगर तुम्हें अभी भी एक नृत्य के साथ जाना है बोस हाउस में तो तुम वहाँ भी जा सकते हो। झनक बोलती नहीं दीदी, मैं वापस बोस हाउस नहीं जाना चाहती, मेरी वजह से अंकल आंटी सबको इतना त्रास होता है और ख़ास करके अर्शी दीदी, मैं वापस उस घर में नहीं जाना चाहती, और मैं सर जी की मैं होती कौन हूँ और कौन सा मेरा हक है जो मैं जाऊँ, नहीं मेरी ज़िंदगी कुछ और मैं अपना अलग कुछ करना चाहती हूँ। मेरे पास बोलती हैं वैसे देखा जाए झनक तो हर रोज़ झगड़ा ही होता है घर में, कभी अर्शी के वजह से, कभी अर्शी तुम्हारे वजह से झगड़ा कर रही होती, कभी अंकल आंटी आपस में लड़ रहे होते, कभी बॉडी लड़ रही होती हैं, मतलब हर रोज़ लड़ रहे होते हैं। तभी यहाँ झनक बोलती नहीं दीदी मैं नहीं जाऊँगी। तभी यहाँ पे वैसा बोलती है मेरी माँ ने मिठाई दिया है झनक खा लो। झनक बोलती है मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने 2-3 दिन जेल में भी कुछ नहीं खाया था और कल भी नहीं खाया था, आज स्ट्रेस की वजह से नहीं, इसलिए मैं फटाफट खाऊंगी, मुझे बहुत भूख है। उसके बाद झनक बोलती है हाँ उस मिठाई में ऐसा कुछ मिलाया गया रहता है जिसकी वजह से झनक को खाते ही समझो नींद आने लगी। कि देख के बिपाशा खुश होती है, बिपाशा को लगता है वो अपना चाल जो है अंजाम दे दिए। यहाँ पे झनक जो थी बिपाशा को खाने के लिए बोलती है, तभी बिपाशा बोलती है नहीं झनक मैं कैसे खा सकती हूँ, माँ ने तुम्हारे लिए भेजा, मैं तो घर भी जाके खाना खा सकती हूँ, मैंने ऑलरेडी खाया हुआ है, जब माँ ने स्पेशली तुम्हारे लिए बना के भेजा तो तुम्हें ही खाना पड़ेगा ना। दूसरी तरफ हम देखते हैं आज रात के एपिसोड में जहाँ पे बोस हाउस के सभी लोग झनक का इंतजार करते हैं, इंस्पेक्टर से पूछते हैं, इंस्पेक्टर बोलता है झनक की सारी फॉर्मेलिटी साइन होने के बाद वो लोग झनक को जाने बोल दिए थे, झनक वहाँ से निकल गई थी और हमें नहीं पता झनक कहाँ पे गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं झनक को एक ऐसे अलग जगह लेके आ जाता है जहाँ पे बार डांसर रहती है सारे, ये देख के झनक पूरी तरह से चौंक जाती है। आगे एपिसोड पे से बने रहिए, को लाइक सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।